नमस्कार, मेरा नाम रवि गुप्ता है और मैं सीईओ ऑफ इलेट्स टेक्नो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। और हम लोग एक मैगजीन निकालते हैं ईगव, which is talking about innovations in governance. And we also publish a magazine called eHealth, a magazine on education called Digital Learning, and a magazine on banking and finance. We have been there for around 17 years, and our idea of existence is to disseminate and disseminate ideas on innovations and help organizations to collaborate on new ideas. And today we are having a special guest with us. She is Dr. Rashmi Singh. She is an IAS officer, and she is presently the additional commissioner in the North Delhi Municipal Corporation, NDMC. Welcome, Dr. Rashmi ji. Thank you, Ravi ji. So today our topic of discussion is around COVID-19, and the topic is around livelihood and social safety nets through the prism of urban governance in the current times. So social security, livelihood are very, very important issue, and urban governance is the context in which we want to discuss these issues today. And before we do that, I will request Dr. Rashmi Singh to please tell our viewers about her education, about her career till date, and what she thinks has been some of her most satisfying moments in the career till date. Dr. Rashmi ji, please. Thank you. ये ज़्यादा मुश्किल सवाल है अपने आप पे रिफ्लेक्ट करना, लेकिन आपने मौका दिया है, जरूर करूँगी। तो मेरी पढ़ाई जो है, देखिए बिहार से मैंने शुरू की, प्रदेश बिहार है, फिर आगे दिल्ली में पढ़ाई की और कॉलेज यहाँ लेडी श्री राम कॉलेज से अपना मैंने ग्रेजुएशन किया और हिंदू कॉलेज से किया और सेकंड है एक अवसर प्राप्त हो और वह भी आपको खुशी होगी जानकर कि सारे मॉडल्स जो हैं उसका जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं और हम काम करते हैं, अनुभव करते हैं, तो कभी कभी लगता है कि उस पर और हमें रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। तो उसमें मैंने एक लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपनी डॉक्टरेट भी की, जो कि विमेन सेंट्रिक कन्वर्जेंस पे है और एन अप्रोच टुवर्ड some connection issues in our speakers connectivity, so please be patient. Oh, I think we'll come back. It was disconnected. Yes. So yeah. मैंने अपने बारे में थोड़ा बताया, करियर का थोड़ा बताना चाहूंगी कि ज्यादातर जैसे कार्य हमने दिल्ली के लिए किया। मैं हिंदी में इसलिए बात कर रही हूँ ताकि शायद व्यूअरशिप ज्यादा हो। तो हिंदी जो दिल्ली में कार्य करने का अनुभव रहा, तभी मोस्टली सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स में मैंने विशेषकर जो है वह कार्य किया और भारत सरकार में भी कई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड में, और साथ ही जो है मैंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में वहाँ पर सचिव उद्योग के रूप में, समाज कल्याण विभाग के सचिव के रूप में काम करने का अवसर मिला। तो इसके पहले न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में सेक्रेटरी के रूप में। तो कहीं ना कहीं एक मेरा जो अनुभव है वह सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर यूनियन टेरिटरी टू एन अर्बन लोकल मॉडल, ये चार जो मेन जो शाखाएं होती है गवर्नेंस के मॉडल में, उनको नजदीकी से समझने का मौका मिला और कुछ योगदान भी करने का मौका मिला एज पर माय ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज। मैडम, आप अर्बन गवर्नेंस में काफी सालों से इन्वॉल्व हैं और जो आज जो सिचुएशन है कोविड-19 की, उसमें आपके विचार क्या हैं और इसका इम्पैक्ट अर्बन गवर्नेंस जो आगे
जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं जो इसके बारे में सोचेंगे, तो इसका पॉलिसी लेवल पे इम्पैक्ट आप क्या सोच रही हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज तो आया है, चुनौती आई है अर्बन गवर्नेंस। Sorry, there are some connection issues. I think we all are struggling with the connectivity issues, so please bear with us. And while our speaker is coming on the screen, let me just mention about her. Yes, you are audible. So रवि जी, मैंने आपकी बात तो समझ ली, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है अभी भी हम देख रहे हैं कि जिस टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी कैन बी एन एनेबलर। टेक्नोलॉजी जो है बहुत बड़ा एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी बहुत कुछ और है जो हमें करना पड़ता है, और ये छोटे छोटे जो डिफिकल्टीज हैं वो भी एक चैलेंज आते हैं। तो एडेप्टेशन इज वन ऑफ द की, एंड कोविड टाइम्स हैज एक्चुअली चैलेंज्ड अस ऑल टू थिंक अबाउट एडेप्टेशंस and to think about the various kinds of vulnerabilities which affect different layers of society in different manners. Because see, we all think about ourselves. हम सोचते हैं कि हमारा life ऐसा affect हो गया. So it's time that we all start thinking about how the lives of others, the different strata of society has been affected. And urban governance का challenge इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जैसा इस pandemic में, which is a very very unprecedented pandemic, which has happened, taken everybody by surprise. And this lockdown, which we have seen for the last 30 days, more than that. So it has brought various kinds of challenges. Health emergency is one challenge. We have to respond to it. But at the same time, there are socio-economic challenges which are so inherent and imperative. Where, one dimension is looking at immediate response, relief measures, जो एक crisis mitigation plan जो तुरंत हो सकता है, जिसमें hunger है, जिसमें कि होमलेसनेस है, जिसमें हम शेल्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें हम फूड की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ड्राई राशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बना हुआ पका हुआ खाना की बात कर रहे हैं, जिसमें हम मेडिकल इमरजेंसीज की बात कर रहे हैं, हम क्वारंटाइन सेंटर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है, as I said, it took everybody by surprise, and the various levels of government, from the highest level to the last mile field functionary on the ground, वो सफाई कर्मचारी हैं, वो हमारे पैरा हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे मतलब बिल्कुल एक एक इकाई के जो लोग हैं उनको अलर्ट होकर के सडनली जो है अपने रिस्पॉन्स को चेक करना पड़ा है। और देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात हुई है कि टीम वर्क से एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जो काम करता है कोऑर्डिनेशन के साथ, जिसमें कि सेंटर, स्टेट, अर्बन, लोकल बॉडी, तीनों का उतना ही कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है, पुलिस का कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है विद द सिविक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यह चीज जो है, यह चैलेंज एक बहुत बड़ा आया। अर्बन गवर्नेंस में और भी ज्यादा आता है, मल्टीपल अथॉरिटीज इन अ प्लेस लाइक दिल्ली। चैलेंज का जो प्रॉब्लम है, जो मैग्नीट्यूड है, वो सबको पता है। इन टर्म्स ऑफ नंबर सबको पता है कि यहाँ पर जो है हमारा जो जब हम देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक में, तो करीब 50% लोग हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। तो जो वल्नरेबिलिटी होती है ऐसे में, वो ऐसे समय पे ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स जो हमें चैलेंज करते हैं वो तब दिखते हैं जबकि कोई क्राइसिस आता है। तो आज की तारीख में जो क्राइसिस रिस्पॉन्स में, रिलीफ मेजर्स में, उन तक जो है वो तब कैसे रीच आउट किया जाए, वो एक सबसे बड़ा तब आई वुड से चैलेंज तो वही था, to reach out to them and to give them the confidence that yes, there's a system which is wanting to support you. And I tell you, it's not just the government alone, whole lot of stakeholders, civil society organizations, उनका भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। बहुत वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी सामने आ रहे हैं, लोग एज इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग आ रहे हैं, प्राइवेट एंटिटीज आगे आ रहे हैं। तो ये चीज जो है, जैसे हम लोगों ने नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखा, बहुत लोग आगे आए कहने के लिए कि नहीं, हम फूड पैकेट्स देते हैं, हम पीपीपी किट देते हैं, हम मास्क देते हैं। तो इन काइंड लोग अपना जो भी हेल्प कर रहे हैं, तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो इसी तरह से लाइक really calls for a whole convergence of efforts
जिसकी मैं बड़ी एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर रही हूँ। और ऐसे समय पे यह चैलेंज होता है, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज ये है कि इसको हम सिस्टम में इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे करें। क्राइसिस रिस्पॉन्स एक चीज है, अर्बन गवर्नेंस में to prepare ourselves even better for such crises. So what we need to also consider is how do we strengthen our systems even more, even better, so that we are all prepared to work collectively towards such a response जिसमें कि minimum distress हो पाए। As NDMC जो आपका जो प्रभार है एनडीएमसी में एज एडिशनल कमिश्नर, आप अगर एनडीएमसी के एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डिड द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड बिफोर द लॉकडाउन, आफ्टर द लॉकडाउन, क्या चैलेंजेस आए, कैसे आपने जैसे कन्वर्जेंस की बात की, पूरी अपने स्टाफ को, अपनी टीम को और मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, कैसे आप लोगों ने उनको एंगेज किया, जोड़ा, मोटिवेट किया ऐसे क्राइसिस में टू वर्क टुगेदर, अगर इसके बारे में बताएं। तो ये है कि like lot of teamwork, between all layers, be it the mayor, the commissioner, the deputy commissioners, the additional commissioners, then people down various levels of the departments. Everybody realizes that we have to work in a team spirit for a common cause. So, and how do we do that is, first seeing what is essential. जो essential करना है उस पे कोई compromise नहीं होना है. So there has been the approach where there's strictness on the one hand, ठीक है, non-negotiables on the one hand. वो किस लिए, जैसे sanitation है, biomedical waste का removal है, waste collection and disposal है, तो ये सब चीज तो बड़ी essential चीजें हैं. तो इसमें जो है मतलब ये अगर सरकारी महकमा डर जाए तो सोचे कि नहीं जो है हम अपने को मतलब प्रोटेक्ट करके रखें और रिस्क नहीं ले, तो थोड़ा मुश्किल है. तो इसलिए सब लोग जान रहे थे कि रिस्क तो लेना पड़ेगा. मैं अभी छोटा सा उदाहरण दूंगा. हमारी वेटनरी डॉक्टर है, वहाँ जोन में अपना रोनी जोन की है. अब वहाँ आजादपुर मंडी में जैसे बहुत सारे कैटल जो हैं वो अपना स्ट्रे कैटल्स वर रिपोर्टेड लाइक अराउंड 400 एंड इट वाज टेकन वेरी सीरियसली बाय एवरीबडी की एक तरफ तो मतलब इस तरह का अपना वायरस फैल रहा है और वहाँ आजादपुर मंडी में भी केसेस आए. So something really needs to be done. So how do we gear up together is, the police lines up and, we put a whole team together. Again, जो cattle catcher है वो दूर से कहीं चल करके आ रहा है, वो डॉक्टर है, ठीक है, वो दूर से कहीं से आ रही है, लेकिन सबके साथ रोज जो है 4-4 घंटा अपना खड़े हो जाते थे वहाँ पे. और आज तक हमारे नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हिस्ट्री में एक साथ 3 दिन में इतने कैटल, स्ट्रे कैटल कभी नहीं उठे थे जितने की अभी उठे. तो अब आप ये सोचिए कि गाड़ियां नहीं, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी हेल्प किया, उन्होंने भी गाड़ी का सपोर्ट दिया. तो जहाँ पे हमारे पास बस गाड़ियों की कमी थी, जहाँ ड्राइवर नहीं आ पा रहे हैं, हरियाणा बॉर्डर से बहुत लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन तो कुछ गाड़ी खराब हो जा रही है तो रिपेयर नहीं हो पा रहा है. अच्छा, कुछ जो एम्प्लॉइज ऐसे हैं 55 साल के ऊपर हैं, उनको कैसे बुलाए, उनको अपना मतलब वो एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है. तो इस तरह की चीजों के बाद जो है तभी भी हम लोग अभियान कर पा रहे हैं. वो डॉग्स हैं उनको पकड़ करके स्टेरलाइज करना, उनका रेबीज का इंजेक्शन देना, ये है इस तरह का ड्राइव चल रहा है. ठीक है, ये सब चीजें दिखती नहीं है, लेकिन जो है मतलब ये बड़े अनसंग हीरोज हैं जो कि इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और काम करके जो है बिल्कुल ड्यूटी. तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि कहीं ना कहीं इस समय पर जो है लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट फीलिंग दैट दे वर वर्किंग फॉर अ लार्जर पर्पस, वो कहीं ज्यादा निकल करके आई. और इसी तरह से हम लोगों ने जैसे इनोवेशन की बात है, तो इनोवेशन में लाइक जगह जगह कैसे सैनिटाइज किया जाए, डिसइंफेक्टेंट को कैसे स्प्रे किया जाए, तो ड्रोन एज अ लाइक इंस्ट्रूमेंट जो टेक्नोलॉजी का मदद की जाती है उसमें वह इस्तेमाल किया. हेल्पलाइन शुरू किया गया. हेल्पलाइन हमारे आयुष जो विभाग है उसके सभी डॉक्टर वो दिन भर बैठ करके वो अपना जो है कॉल्स रिसीव करते हैं और एक एक केस को कस्टमाइज सर्विस देते हैं. टीवी पे तो आ ही रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं सवेरे से अपना योग का कार्यक्रम या अपना ये, लेकिन तभी भी लोग चाहते हैं मेरी बात कोई सुने. वो जब लोग फोन करते हैं, हम लोगों ने एक डॉक्टर को हेल्पलाइन सर्विस का किया, आप बताओ कि डाइटरी हैबिट क्या हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड सो वी आर टॉकिंग अबाउट improving your immunity.
वी आर टॉकिंग अबाउट बूस्टिंग योर इम्यूनिटी। एंड यह तो पता है सबको कि खान पान से बहुत ज्यादा इम्यूनिटी लेवल अफेक्टेड होता है। तो इसलिए यह काउंसलिंग चल रही है कि लाइफस्टाइल में आप खान पान, रहन सहन, उठना, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, योग कर लिया। अभी हम लोग टीवी में देख रहे थे कि अपने बालकनी में किसी ने अपना पूरा मैराथन जो है वो दौड़ गया। तो यही सब इनोवेशन है आज की तारीख में, जहाँ इतना बड़ा चैलेंज है, इतनी चुनौती, इसमें हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। तो इस मैनेजमेंट में देखिए हमारे अर्बन लोकल बॉडीज में अगर शायद लोगों को लगता होगा कि नहीं ये सब तो काम कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन लोग सोच रहे हैं। इसी तरह से हमने अपने एम्प्लॉइज जो हैं उनके लिए हेल्पलाइन, बहुत लोग क्वारंटाइन भी हो गए, वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, रिस्क तो ले ही रहे हैं, उसमें से कुछ हैं जो कि पॉजिटिव हो जाते हैं। तो वैसे में क्या होता है कि घर पे मतलब कई तरह की दिक्कतें आती हैं। कोई राशन लेने नहीं जा पा रहा है, राशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके लिए भी एक हेल्पलाइन सर्विस है जो काउंसलिंग भी कर रही है, राशन उनके घर तक पहुंचाना, इसमें भी बहुत लोग आगे आए। तो हमारा जो रिस्पॉन्स है एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करने के अलावा, यू नो, थिंग्स व्हिच वी नेवर थॉट ऑफ, so it is the time to actually challenge ourselves, you know, to think out of the box, so which all of us are trying to do, but I'm sure a lot more can be done, and with each, you know, day we gain better experience, and I think it is good that, like, you know, we keep getting feedbacks also कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है, बट यू नो वी हैव टू बी श्योर दैट वी विल फाइंड अ वे, यू नो, फॉर एवरी प्रॉब्लम। ये जो आपने बात कही कि जो एनडीएमसी के स्टाफ हैं, जितने और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं, इस मुश्किल दौर में सभी लोग ऑफिस आ रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग फील्ड पे जा रहे हैं जहाँ पर रिस्क बहुत हाई है। तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं और कि वो लोग इतने रिस्क लेकर जनता की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे एक विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट था कि नेवर वेस्ट ए क्राइसिस, नेवर वेस्ट ए गुड क्राइसिस। सो हाउ डू यू थिंक एज ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव कि अर्बन प्लानिंग में, अर्बन मैनेजमेंट में, अर्बन गवर्नेंस में, what are the lessons this crisis has given to us, and which we can use it for further level of policy improvements in or systems improvements in the governance or urban development, urban planning, urban management, looking at the social aspects, social safety issues, all that. So इससे हम क्या सीख रहे हैं, ये अगर इसके बारे में बताएं। रवि जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो चुनौती, चैलेंज की बात मैंने कही, तो हमारे अर्बन गवर्नेंस सिस्टम में we probably need to, like, you know, look at those systems, institutional frameworks, you know, which can provide better safeguards. Yeah, and safeguards for what? Like for livelihood security, you know, safeguards for social security, you know, keeping in mind the most vulnerable, the poorest of the poor, because you see, like these things normally you know, things remain under the carpet. You know, कई बार जो है वो vulnerability दिखती नहीं है, जब crisis होता है vulnerability ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है urban governance में जो एक local economic development का dimension है, वो local economic development में and social safety net के dimension में शायद हमें और भी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और वह दो लेवल पे देखिए हो सकता है। मेरा मानना है कि एक तो पॉलिसी लेवल है जिसमें कि आप नए प्रोग्राम्स की बात सोच सकते हैं, स्कीम्स की बात सोच सकते हैं, जहाँ पे हम लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स की बात सोचते हैं, जैसे कि 2008 में आया अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट। अब उसमें यदि आप देखेंगे तो वर्कर फैसिलिटेशन सेंटर का भी प्रोविजन। But the question is that you know, today is the time when we need to actually challenge ourselves to think कि हमारे पास कितने ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं जो कि बने हुए। हमारा मान लीजिए कि ये स्कीम है जो NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, तो उसमें जो है वो सर्वे की बात है।
स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसमें भी सर्वे करना है, बाकी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर्स हैं उनका सर्वे करना है। तो क्या हम उसको बड़े मेथड के साथ में हम करके एक डेटाबेस पे हम काम करें, जिसमें हम उस डेटाबेस से हमें आज की तारीख में बिल्कुल पता रहे कि कितने हमारे पोर्टर्स हैं, कितने हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, कितने हमारे कुली है, कितने हमारे रिक्शा पुलर्स हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। तो इस तरह का एक्सरसाइज जो है विद प्लानिंग वेयर स्टेट गवर्नमेंट, अर्बन लोकल बॉडी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, दैट विल रियली हेल्प। और इसका अनुभव हम लोगों ने देखिए एक बार किया था सामाजिक सुविधा संगम में, वो भी 2008 की बात है, जब हमने डेटाबेस पे काम किया। और उस डेटाबेस पे जो है उससे मतलब डिपार्टमेंट्स को लिंकेजेस में जो है वह बहुत सहायक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, तो अगर हमें उन तक जो है सोशल सेफ्टी नेट के लिए उन तक जो पैसा कैश ट्रांसफर जो पहुंचाना है, तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है पहले कि वो लोग हैं कौन, रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो अगर पहले से प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाइड है तो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड एंड ये जो सेस से जो हमारा वेलफेयर फंड्स होता है, तो उसका यूटिलाइजेशन भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है अगेन इट इज समथिंग जो कि अगर आप देखेंगे एक्ट के हिसाब से वो किसकी जिम्मेदारी, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। लेकिन एम्प्लॉयर जो है क्या टाइमली अपना एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म वैसा रखता है कि वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है? शायद नहीं। और इसलिए बहुत सारे ये चैलेंजेस आते हैं जहां हमें वो जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वो खुद इनविजिबल है। तो अगर हम सोशल सेफ्टी नेट में लाने के लिए again I'm saying कि if it is a question of like providing them with cash transfer support, apart from it healthcare, then उनके लिए अपना पेंशन की भी योजना है। अगर आप ये स्कीम देखेंगे पेंशन की भी योजना है, लेकिन वो आपके नेट में कभी काउंट ही नहीं हुए हैं, तो आप उस योजना को उन तक पहुंचाएंगे कैसे? तो काउंटिंग I think is the first thing which every urban governance has to challenge itself, and then to maintain a database, which can be actually, dynamic in nature, because this count cannot be like a census data. तो इसको हम कोई NSSO and census के काउंट के हिसाब से हम नहीं चल सकते। यहाँ तो हमारा प्रोसेस ऐसा हो where it is like very dynamic that you can register yourself। तो वही वर्कर फैसिलिटेशन सेंटर। देन मेरे हिसाब से जैसे अब ये सब व्यूज आज की तारीख में आई एम टेकिंग द लिबर्टी टू सी, बिकॉज एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स आई थिंक ऑल ऑफ अस आर somewhere thinking, pushing ourselves, thinking about new ways so that we can help people better, and that should be the idea, because help कोई बाहर से तो नहीं आएगा ना, हम लोग सबके की जिम्मेदारी है कि हम सोचें। मुझे लगता है कि छोटे छोटे लाइवलीहुड हब्स, लाइवलीहुड सेंटर्स जो वार्ड वाइज, वैसे लाइवलीहुड फैसिलिटेशन सेंटर्स कैन बी वेरी यूजफुल। क्योंकि देखिए सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से हम वो जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच का जो मैच करने की जरूरत है, वो सिर्फ उससे नहीं फुलफिल हो पाएगा। क्योंकि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइक रियली हैंड होल्डिंग पीपल, गाइडिंग पीपल, कि अब न्यू इकोनॉमी, न्यू काइंड्स ऑफ चैलेंजेस where many of the traditional works they will probably be no more. So that means how do you adapt? And अगर हम इसके सिस्टम पे काम करते हैं तब तो हम उस व्यक्ति को मदद कर पाएंगे जो कि एक्चुअली जिसको कि बिना इस फैसिलिटेशन के उसके आगे जो है वो अंधकार ज्यादा है। तो वहां पर हमारी क्या ऐसी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, उसकी प्लानिंग सर्विस सेक्टर में बिना ट्रैवल किए हुए आज की तारीख में अगेन लाइक विद द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्या क्या ऐसा काम है जो कि किया जा सकता है सर्विस सेक्टर में भी। मैन्युफैक्चरिंग में किन चीजों की जरूरत है? मैन्युफैक्चरिंग में स्मॉल स्केल जो लघु उद्योग होते हैं उनको हम कैसे सपोर्ट करें, both at the policy level and at the level of linkages. ग्रांट्स तो है ही, बैंक का लिंकेज है, वो मार्केटिंग का लिंकेजेस है, वो प्लेटफॉर्म्स को बना करके ब्रांडिंग करके
कैसे हम लोगों के सामान को जो है वो दूर दूर तक भिजवा सकें. When China can have these like small hubs in like rural areas, हमारे urban areas में certainly with a like with a good planning we can think of creating these small livelihood hubs and then a better continuum also. जो हमारा एक रूरल एंड अर्बन का कंटिन्यूम है, एक इंटरपोलेबिलिटी ऑफ स्कीम्स है. कई बार मैं यह देखती हूँ कि कोई आया अगर रूरल एरिया से और यहाँ पर अपना रजिस्टर नहीं करवा पा रहा है, अपना बच्चा उसका आंगनबाड़ी में नहीं जा पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो कहा जा रहा है कि वो तो माइग्रेंट वर्कर है, कुछ समय के लिए आया, सीजनल है, चला गया. तो ये जो सीजनल नेचर ऑफ वर्क है, इसको रिकग्नाइज करना, ये 6 महीने से कम का जो नेचर ऑफ वर्क है, लाइवलीहुड, वो सेंसस में काउंट नहीं हो रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो नहीं काउंट हो रहा है. लेकिन स्थिति तो ये है कि यह लोग जो हैं, जो 6 महीने से कम के लिए आ रहे हैं, वो ज्यादा वल्नरेबल हैं. So we have to count them, and if we start counting them, then if there is a construction worker coming with a small children, तो उनके बच्चों को उतना ही ज्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता है जितना any other child who is going to the आंगनवाड़ी. उनकी provisions अलग अलग हैं. We have a provision which says that act is there, that every construction employer has to ensure that there is a mobile creche at the work site. But the question is, are we able to enforce it? तो मुझे लगता है एक और बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है हमें सबको इन लेटर एंड स्पिरिट इसको जिसको इम्प्लीमेंट करना है उसको देखना और जिसको इम्प्लीमेंट कराना है. तो ये जो है गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें हमें अपने लेजिस्लेशन, अभी आपने देखा होगा स्पिटिंग को लेकर के बहुत सारे फाइन्स किए गए. पहले हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था. जहाँ तक like North Delhi Municipal Corporation के सवाल, DCs have been like really active and lot of challans and all like on spot also they're collected and then they also sent to the Metropolitan Magistrate and I'm sure many ULBs would be doing it. So we have to keep adapting. Why? Because we realize कि अच्छा यह भी एक प्रॉब्लम है. तो यदि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में हम सोच रहे हैं for the larger societal well-being, we also need to think about the regulatory frameworks which can support an individual, his or her entity, their well-being. तो वो जो एक well-being का क्वेश्चन है आज की तारीख में urban governance का, I think सबसे बड़ा चैलेंज है well-being for all. Because if somewhere one section is affected which is not in a conducive environment, yes. Can we imagine a state of well-being for the city? We can't. So it's an imperative, we have no choice but to, address these problems. So I think, देखिए मैं बहुत national level पे, policy level पे मैं नहीं कह सकती हूँ. बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होने की आवश्यकता है. लेकिन at the same time हम जरूर अपने छोटे कैनवस में हम लोग जो कर सकते हैं, looking at the scope which any organization has. Yes. If I have given some schemes, if I have named some institutions, they are generally an indication of the fact कि scope है करने का, ठीक है. But we need to explore these opportunities which are there. So with every crisis, all the more reason where we need to look at opportunities where we can use the existing resources to the maximum. Yes. Resources की तो कमी है, no doubt. But at the same time, if we pool in our resources, can you imagine the amount of wealth that we can create in terms of human well-being? I don't mean wealth in terms of GDP alone. I'm talking about human well-being. I mean in terms of, क्योंकि आज की तारीख में अब अपने फिर मैं इस NDMC का लेकर के आऊँ एग्जाम्पल कि बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई ऑनलाइन. तो अब दिक्कत ये है कि everybody has to keep pace with the changes. Yes. तो जिस घर में मान लीजिए स्मार्टफोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, उसको भी ये सोचना होगा. तो उसके लिए भी आज की तारीख में तो देखिए स्कोप है कि नहीं. एज अ बॉडी हम लोग ये देखते हैं कि जो नहीं अफोर्ड कर सकता है उसके लिए हम दूसरा पैकेज लाएं. तो वह जो है उनके लिए और पर्सनलाइज्ड एक पैकेज आ गया. लेकिन धीरे धीरे people have to keep pace with these changes. It has to be both ways. See, social contract, मैंने काफी अध्ययन किया है. एक मॉडल है ब्राजील का बोल्सा फैमिलिया, जिसमें कि मुझे एक टर्म जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगा.
वो टर्म था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, को रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि यदि हम सोसाइटल वेलबींग के लिए कुछ कर रहे हैं, तो on the one hand it is our responsibility, but on the other hand it is also responsibility of people to come forward, in terms of fulfilling their roles. तो वहां पे जैसे उनका रोल क्या था, ये कि बच्चा जो है उसका इम्यूनाइजेशन कवर होना चाहिए, बच्चे को ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए आप लेकर के आइए, मदर को प्री नेटल एंटीनेटल चेकअप्स के लिए टाइमली आना है। ये सब क्यों? ताकि बच्चा हेल्दी रहे। तो even though you call it like like a CCT, conditional cash transfer, but it is more in a nature of incentivizing for good behavior. So that behavior, that socially responsive behavior is needed from all of us. Yes. From all employers and of course from the employees also. They need to do the best. But nevertheless, I mean, we have to accept the fact that जहाँ पे vulnerability ज़्यादा है, first thing first, we have to look at immediate ways of addressing these vulnerabilities, and also long-term ways in which we have institutional mechanisms, where the vulnerabilities can be responded to in a much better manner, through a collective effort. Sure. You have spoken about several very important points, which about social contracting, livelihood hub, even good behavior being recognized, like spitting and everything. I will pick up one of the points which is called livelihood hub, and people in the chat are also like appreciating you have mentioned this concept. The concept of livelihood is also highly related to the private sector, which you mentioned in the discussions just now. And then it leads to another concept called ease of doing business. In whichever states or the cities there is a better ease of doing business, the more businesses are focused to be there, and that creates in turn more livelihood options and more jobs. So how do you see that urban local bodies can play a important role in the ease of doing business concepts? देखिए, एक तो ये है कि हमारा जो existing जो भी provisions हैं उसके बारे में awareness. जी. So awareness building, generation of information, right information, a proactive disclosure of information, that I think is the first step. कई बार मुझे लगता है चार्जर लोगों को इतनी क्लैरिटी नहीं बन पाती है जब तक कि वो फैसिलिटेशन इन टर्म्स ऑफ रियली एक्सप्लेनिंग द वेरियस प्रोविजंस, और बाय डिफॉल्ट कंप्लायंसेस नहीं होते हैं। तो मैं यह नहीं मानती हूँ कि लोग जो है वो जानबूझ करके कंप्लायंसेस नहीं कर रहे हैं। तो एक तो यह है कि लोगों की जेन्युइन दिक्कतों को समझना। But see, there are many things in which, when you see ease of doing business, there are procedures. अब जैसे मैंने suppose online services की बात की, you don't have access to those services, ठीक है? तो हम कह देते हैं हमारी वेबसाइट पे तो सब कुछ है, लेकिन शायद उस व्यक्ति को उसका लेवल जो है, that digital literacy level is not up to the same standard. So we cannot, apply an approach of one size fits all. So in that case, we have to come up with different recipes, given the state of preparedness of different people. That definitely, in the field of business, the small business, self-employed, और छोटे-छोटे घरेलू जो उद्योग रहते हैं, तो उसकी जो vulnerability है दूसरी तरह की है। तो इसलिए मतलब उसको समझना और उसके साथ एक डायलॉग करना वो आज की तारीख में जरूरी है। डिफरेंट पैकेज, अगेन आई एम सेइंग कि सी इट इज नॉट पॉसिबल कि हम जो है एक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन में हम सबको ला सकते हैं जी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इसमें जो है हमारा that regular constant mechanism in which we can have that need assessment going जी। दिक्कत आ कहाँ रही जी, तब जाकर के उसको हम ईज कर सकते हैं। बिल्कुल। और तभी लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि देखिए लोग कहते हैं कि बिजनेस इज लाइक ऑब्वियसली अफेक्टेड टुडे एंड इवन टुमारो
when the economy is going to come back, yet at what pace, and जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, तो इस पे हम सबको बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अगर बूस्ट नहीं किया गया, ठीक है, इकोनॉमी को, जॉब्स इसके साथ में लिंक है जी। तो जॉब्स के लिए, लाइवलीहुड के लिए जरूरी है कि हम ये छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस की वल्नरेबिलिटी को देखें, हम समझें, उसको सॉर्ट आउट करें, एंड इसमें जो है हमारे मैकेनिज्म्स, कितनी भी हम पॉलिसी ले आ देते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वो कौन है जो बात करेगा, ठीक है? क्या कोई लाइवलीहुड का जो हम हब की बात कर रहे हैं, वहां पे इज देयर समबडी हु इज ओरिएंटेड टू डू दैट? केरल का आप मॉडल लीजिए, तो केरल में छोटे छोटे लाइवलीहुड जो हैं वो बड़े सक्सेसफुल हैं, वो भी ग्रुप्स में, वो भी महिलाओं के, विमेन कलेक्टिव्स के रूप में, उसको कुडुम्शी मॉडल कहते हैं। तो वो महिलाएं जो हैं वो अपना वो डब्बा टिफिन का वो चला रही हैं, तो कहीं वो पैरामेडिकल वर्कर्स का काम कर रही हैं, वो अपना घर में जाकर के वो पैरा नर्स वाला वो इंजेक्शन भी अपना लोगों को देंगे। जीरियाट्रिक केयर आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों का चाइल्ड केयर, उसमें स्पेशलाइजेशन, तो ये सब तो हर कोई को चाहिए एक्चुअली। तो ये जो सर्विसेज हैं, तो ये एक ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग कैपेसिटीज फॉर दीज काइंड्स ऑफ सेक्टर्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिल्डिंग अ सोशल कैपिटल, बिकॉज कई बार अकेले मुश्किल होती है लोगों को, बट एक छोटा छोटा ग्रुप्स बन जाता है, उसको ट्रेन करना, तो उसको कि आप देखेंगे यहाँ जैसे दिल्ली में एक हम लोगों ने शुरू करवाया था कैंटीन, महिला ऑल वुमेन रन कैंटीन, इट्स कॉल्ड स्त्री शक्ति कैंटीन, एंड दिस इज लाइक एन दिल्ली सेक्रेटेरिएट। शुरू में लोगों को विश्वास नहीं होता था, नहीं वो महिलाएं कैसे खिला लेंगी, 2000 लोग जो है पूरे हो जाते हैं, तो आज की तारीख में 2000 क्या वो 4000 को भी खिला लें, और कहीं इतने जगह उन्होंने कैंटीन शुरू कर दिया इसी मॉडल पे। वो 40 महिलाएं जुटी, ओरिएंटेशन हुई, ट्रेनिंग हुई, आज की तारीख में बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, वो सब वो कर लेती है, ठीक है। तो द सॉफ्ट स्किल्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, so because you don't need to go to an MBA course necessarily, but your soft skill, on job training, communication skills, financial literacy, so these are very basic. So we need to create, when I say livelihood hubs का अर्थ यह नहीं कि हम जो है वो सिर्फ प्लेसमेंट लिंकेज कर पाएंगे, नहीं, हमें ये भी देखना होगा कि how to equip people better, how to train them better, so that they are fit to handle a particular work. So work on that skill set. So I think कहीं ना कहीं urban governance का एक leveraging many of the existing schemes and programs of the government, we can look at these models, where we are able to augment these small livelihood options. आज के दिन बात हो रही है न्यू नॉर्मल की, कि आफ्टर कोविड क्या होगा, हाउ विल पीपल बिहेव, लोगों का मिलना जुलना, लोगों का मॉल में जाना, रेस्टोरेंट में जाना, शादियों में जाना, और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, ये एक नए नॉर्मल की बात हो रही है कि ये सब कैसे होगा। ऐसे में एक और जो एंगल है फ्रॉम ए अर्बन गवर्नेंस, वो है कि काफी सिटीजन्स को आज सरकारी ऑफिसों में जाना पड़ता है फॉर अवेलिंग सर्विसेज, एंड अगर हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा तो उसके लिए शायद अगर सर्विसेज ऑनलाइन हो जाए, जैसे आज हम लोग बैठकर आईटी से बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो अधिक से अधिक आईटी सर्विसेज, अगर आईटी बेस्ड ई गवर्नेंस सर्विसेज अगर इंक्लूड हो जाए अर्बन इकोसिस्टम में, तो उससे जनता को बहुत फायदा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, सोशल डिस्टेंसिंग, एनवायरनमेंट, फ्यूल वगैरह वगैरह। तो आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन के बाद एक री एम्फेसिस ऑन यूसेज ऑफ आईटी फॉर सिटीजन्स availing urban services and also employees in the urban local bodies, their ability to work from home, क्या ऐसा कुछ आपको ऐसा लगता है कि इस पे कोई फोकस आएगा? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही रवि जी। एक यह तो देखिए लोगों में पहले जो धारणा ऑफिस की बनी हुई थी वो काफी बदली है, क्योंकि लोगों को यह भी दिख रहा है कि नहीं, हम काम कर सकते हैं और बड़े प्रभावी ढंग से कर सकते हैं, इफेक्टिवली कर सकते हैं, टारगेट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सकते हैं,
ठीक है, विदाउट नेसेसरीली ट्रैवलिंग टू एंड फ्रो, जिसमें कई लोग अपनी काफी एनर्जी जो है सिर्फ ट्रैवल में एग्जॉस्ट कर देते थे, and then they would take a lot of time to just settle down in office and take long breaks also, just to chat with people. So कहीं ना कहीं ये न्यू फॉर्म, ये तो गवर्नेंस का यह दिख रहा है कि काम काफी कुछ डिजिटल हो सकता है, जिसमें कि जो चैलेंज है आज की तारीख में, that your digital literacy is not to the same level and access is also not to the same level. Yes. तो उस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई दोनों, क्योंकि सप्लाई साइड गवर्नमेंट का दैट स्टेट ऑफ रेडीनेस, जहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज को ऑनलाइन करें, और जिसमें हमारा हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है ना, बैकएंड पे काफी सारा प्रोसेस का ऑटोमेशन वुड बी रिक्वायर्ड, तो वह बिल्कुल किया जा सकता है, और मतलब मुझे विश्वास है कि वह होगा भी। और जहाँ तक फ्रंट एंड की बात है, जहाँ तक हमारी सप्लाई साइड, मतलब सप्लाई तो खैर डिमांड से रिस्पॉन्ड करेगा, और गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई ही मैं पे उस पर बात कर रही हूँ। डिमांड इनफैक्ट मैं बात करूंगी दूसरी तरफ पे, अब दूसरी तरफ पे जहाँ पे डिमांड फॉर द सर्विसेज, तो वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी जो कि मतलब जिनका एक्सेस लिमिटेड है, उसको हम कैसे बढ़ाएं, so that is another governance response mechanism which we all need to work upon, and access बढ़ाने के लिए again we need to think of both in terms of hardware and in terms of soft skills also. ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल्स में सबसे अच्छा तो है कि हम देखिए, रास्ता भले लंबा है, लेकिन स्कूल से ही शुरुआत, बिल्कुल, तो स्कूल से यदि शुरुआत होती है तो बच्चा हर घर में कम से कम एक बच्चा, एक नागरिक ऐसा है जो कि डिजिटल सर्विसेज के लिए वो खुद भी तैयार है और अपने फैमिली को भी लिंक कर सकता है उसके साथ में। तो इस डिजिटल एजुकेशन पे हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता ज्यादा है ना, ताकि एक हमारे और एक जो हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं उसमें smart citizens and smart children, so that drive to create the smart children in all our smart cities, and of course smart citizens as a whole, तो वो बहुत जरूरत है। और सिर्फ क्योंकि अर्बन गवर्नेंस की बात कर रहे हैं यहाँ के संदर्भ में मैंने कहा, लेकिन एक्चुअली वी हैव टू challenge the urban governance to think of ways in which we need to also reduce the pressure that we find. वो प्रेशर कहाँ से हो रहा है, जब तक हम स्मॉल टाउन्स, मीडियम टाउन्स, ठीक है, छोटे छोटे इस तरह के अपना पेरी अर्बन जगह को भी अगर विकसित करने की बात नहीं सोचेंगे तो प्रेशर हमेशा बना रहेगा, है ना, मेट्रोज पे प्रेशर बना रहेगा। तो इसलिए एक तरफ मतलब रूरल तो एक मतलब बहुत चर्चा तो है ही कि वहां पर कैसे हम लाइवलीहुड एंड एग्री बिजनेस और इनको हम बढ़ावा दे सकें, और जरूरत भी है करने की। दूसरी तरफ अर्बन गवर्नेंस में हम सिर्फ मेट्रोज के कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं सोचें, हम स्मॉल टाउन्स को ठीक है, जो कि मतलब कहीं ज्यादा अपना गांव के पास में, उनमें हम कैसे लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ऑगमेंट कर पाए, तो उस पर भी हमें बहुत जो है हम सबों की सोच जो है, बिकॉज क्योंकि हम आज यहाँ है, कल हम कहीं और नहीं, इसलिए जो है मतलब एज अ ब्यूरोक्रेट, इफ वी ऑल ऑफ अस, आई थिंक टुडे when we look at these problems, we think about the kind of holistic measure that we need to take in times to come. रश्मि जी, मैं एक थोड़ा सा हट के सवाल पूछूंगा कि आपकी शिक्षा बिहार में हुई, आपने बताया, अभी आप दिल्ली में NAMC देख रही हैं, आप उसकी सीनियर ऑफिशियल हैं। आप जो बिहार और दिल्ली के बीच की जो दूरी है, जो बिहार और दिल्ली के बीच में जो डिवाइड है, इकोनॉमिक डिवाइड, एजुकेशन डिवाइड, सोशियो कल्चरल डिवाइड है, वो बहुत लंबा है। और आपको क्या लगता है कि मतलब ये मैं
अगेन आपको हट के सवाल पूछ रहा हूँ, ये आपकी जो अभी जो आपकी एज ए ऑफिशियल पोस्ट है मैं उस पे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक जेनरिक सवाल पूछ रहा हूँ एज ए सिटीजन, और एक बिहार से आप हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या आपको ऐसा क्या आपको लगता है कि जो हमारा जो देश में जो डिवाइड है, अगर आप देखेंगे कि कुछ रिचर स्टेट है, कुछ नॉट सो रिच स्टेट्स हैं, पुअर स्टेट्स हैं, आर देयर एनी वेज टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ दोज एरियाज, जहाँ पर चाहे बिहार ले या यूपी के बहुत सारे पार्ट्स लें, उड़ीसा लें और झारखंड लें, छत्तीसगढ़ लें, एमपी लें, बहुत सारे एरियाज हैं जो काफी एक पुअर स्टेट में है। तो आपका जो बृहद अनुभव है, जितना भी अनुभव है आपका एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, आपने अलग अलग देश के हिस्सों में काम किया है, व्हाट आर द मतलब आपके हिसाब से पॉसिबल वेज ऑफ फास्टर ग्रोथ ऑफ द पुअरर एरियाज ऑफ द नेशन? मैं एक बहुत जेनरिक सवाल पूछ रहा हूँ और ये नॉन ऑफिशियल सवाल पूछ रहा हूँ, तो इसको मतलब एक व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, सबसे पहले तो मतलब मैं कहूँगी कि ये ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल का बाइफिकेशन जो है तो मतलब आज की तारीख में जब हम संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ वेरी ट्रांसपेरेंट, and I know that whatever I'm saying, I'm speaking in my individual capacity. Yes. And my thoughts, as a like this, these are my honest thoughts. And yes. And it's not an official forum in any. Exactly. अच्छा, जहाँ तक आपने अपना ये कहा कि बिहार और दिल्ली का एक जो अनुभव, तो देखिए मेरी सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा ही बिहार में, क्योंकि उस समय हायर एजुकेशन वहाँ पे कॉलेजेस बहुत अच्छे थे नहीं। जी। और बहुत स्ट्राइक्स होते रहते थे, कॉलेज अपना हमारे बैच के लोग वो 2-2, 3-3 साल जो है उनको लग जाता था। एक ही वो लास्ट ईयर जब एग्जाम होता था, स्ट्राइक हो गया तो 2 साल सेशन डिलेड हो गया। तो इस तरह की व्यवस्था हम लोग देखते थे, तो इसलिए कहीं हम जो है एक पुश फैक्टर हमें दिल्ली ले आया कि कॉलेज में तो हम नहीं पढ़ेंगे, और कुछ स्कूलिंग भी यहाँ की। और लेकिन अब सवाल यह है कि अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना है, कहीं ना कहीं वापस में शिक्षा पे जाना है। जो प्रॉब्लम था हमारे पुश फैक्टर का, उसको हमें समझने की जरूरत है। और यदि हमें ग्रोथ इंजन्स बनाने हैं, हमें अपने इन शहरों को, हमें अपने राज्यों को, और I feel that there's indeed a lot of untapped wealth at the bottom of the pyramid, so to say, right? तो उसको हम टैप करने की बहुत आवश्यकता है। इतनी पोटेंशियल है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे छोटे शहरों में, उनको हमने टैप नहीं किया है, वो निग्लेक्ट किया हुआ। और शुरुआत हो जाती है वही एजुकेशन लेवल से। जो भी देखिए थोड़ा भी अपना अफोर्ड कर पा रहा है, वो क्या कर रहा है, गांव को छोड़ करके अपना नियरेस्ट वो अपना टाउन में चला जा रहा है। जैसे मैं रोड मझुई एक गाँव है, वहाँ पे बगल में सासाराम है, क्योंकि मैं उस गांव में मेरी शादी हुई। मेरे पति आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में वो है प्रधान सचिव रूरल डेवलपमेंट, और क्योंकि उनका भी एक गांव से बड़ा संपर्क रहा था, मैं वहाँ भी जाती हूँ। और औरंगाबाद में देव है जहाँ सूर्य भूमि है, क्योंकि सूर्य मंदिर वहाँ का बड़ा प्रसिद्ध है, वहाँ मेरा पैतृक निवास है, वहाँ भी गाँव है। तो सबसे एक और बड़ा चैलेंज मैंने ये देखा कि जब हम लोग व्यावसायिक हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, again so to say, because success is something very relative, but I've seen that people don't look back. They don't go back to the village, they don't go back to the roots. Again, it is my concern that all of us have to remain connected. तो अगर आप खुद कनेक्टेड होंगे कहीं ना कहीं एडवोकेसी के माध्यम से, पॉलिसी लेवल पे, ठीक है, आप उस डेवलपमेंट पैराडाइम को भी कोशिश कर सकते हैं जहां पर उस गांव की शिक्षा को अच्छा कैसे बनाया जाए कि लोगों को, हर व्यक्ति को शहर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। वहां यदि जमीन है तो उस जमीन की उत्पादन शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं, जिसमें कि सिर्फ गेहूं चावल, जो मैं गांव में देखती हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ, मैं जाती भी हूँ, वहां का हालचाल भी लेती हूँ जितना कर सकती हूँ,
तो अब आज की तारीख में यदि हम सिर्फ गेहूं चावल पे ही लोगों को डिपेंडेंट देखें तो वहां पे कैसे हम इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे, ठीक है? जबकि ऐसा नहीं है कि नहर नहीं है। एक तरफ औरंगाबाद में मैंने देखा कि वहां पानी की कमी है, जमीन की उर्वर शक्ति जो है वह कम है, तो प्रोडक्शन बहुत कम है। दूसरी तरफ देखिए प्रोडक्शन है लेकिन ज्यादातर डिपेंडेंस है सबसिस्टेंस, तभी भी वो वीट एंड राइस केस पे जो, तो इनोवेशन इज कॉल्ड फॉर, आई थिंक लॉट ऑफ इनोवेशन। एंड ये जो हमारे कृषि एक्सटेंशन सेंटर्स होते हैं उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है कि आज की तारीख में वहां पर एनिमल हस्बेंड्री, horticulture. I mean, through horticulture, I don't mean just flowers. Why not mushroom cultivation? Okay. Why not bee, farming? So, all those kinds of non-traditional things, they need to be brought in large number. It cannot be just demonstration projects anymore. वो तो है, बहुत है, and demonstration वो जो है, वो देखिए successful भी, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट जो सक्सेसेस को रेप्लिकेट करना है ना, उसको लार्जर नंबर्स में लेकर के आना, उसके लिए अगेन जैसे मैंने अर्बन गवर्नेंस में वाटर फैसिलिटेशन सेंटर की बात करी, वैसे रूरल मॉडल में भी फार्मर्स फैसिलिटेशन सेंटर, एंड बाय फार्मर्स आई डोंट मीन जस्ट लैंडेड फार्मर्स, आई वुड मीन लेबर हु इज लैंडलेस लेबर ओवर देयर। आई वुड I mean recall the face of a woman who would never be called a farmer, but she does the most difficult work. सबसे ड्रेजरी वाला काम आज भी झुक झुक करके जो रोपनी का काम होता है वो गांव में खेत में वो महिला ही करती है। तो मतलब उनके लिए हम उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए हम क्या कर सकते, सवाल यह है। उनकी अपॉर्चुनिटी को डाइवर्सिफाई करने के लिए हम क्या करें, सवाल वह। तो आई थिंक अगेन विद अ माइक्रो प्लानिंग, we can do this better. So micro planning at the village level, but who does it is the question. Do we have institution to do it? Is panchayat a good institution to do that? If so, are they capacitated enough to do that? Do they have the right resources to do that? Okay. Are they equipped with the knowledge, the technical resource to do that? These are questions. And the last, I would say, if they don't, are they accountable? So, we need to think about even accountability mechanisms for all the institutions that we want, to see making a change, making a difference. And if they can't, if they cannot be made accountable, then let's not expect anything from them. उनसे फिर हम उम्मीद नहीं करें कि वो बदलाव ले आएंगे जिसकी मैं और आप आकांक्षा करते हैं, जिसका हम सपना देखते हैं। इस बदलाव के लिए जरूरत है कि हम फिर वो राइट इंस्ट्रूमेंट्स को देखें ना। वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है हर जगह एक ही नहीं होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं, स्टेट वाइज अलग अलग भी हो सकते हैं। दिल्ली में वो इंस्ट्रूमेंट अलग हो सकते हैं। यहाँ दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हमारे डीसीज हैं, दे आर स्ट्रगलिंग विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। That they will look at different instruments of, tools of good governance. But at the same time, you talked about Bihar. So in Bihar, what are these models and institutions, tools which can work? So that kind of micro planning is what we need, where we know about who the vulnerable are, not in terms of just counts and numbers, but in terms of faces. Because at micro planning seat, it is possible to know the faces also. मैं जब गांव से अगर कनेक्टेड हूँ तो मुझे पता है कि भाई हमारे यहाँ कौन है जो कि सबसे गरीब है। तो इस तरह का जो है हमें वो मतलब that connect has to be at the micro level, and that planning has to allow that scope for other than micro planning a micro response system. तो हाँ जी बताएं। मैं अगला जो सवाल पूछूंगा ये लास्ट मेरा सवाल है, उसके बाद मैं सवाल ही पूछूंगा, उसके बाद हम कुछ ऑडियंस के सवाल लेंगे। रश्मि जी, आप काफी साहित्य से जुड़ी हुई हैं, आपका परिवार साहित्य से जुड़ा हुआ है। आपके समझ से
साहित्य का इस प्रकार की जो क्राइसिस सिचुएशन में इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, साहित्य का गवर्नेंस से रिलेशन क्या है, साहित्य और गवर्नेंस में संवेदना का जो और महत्व हो, इसके लिए साहित्य कितना जरूरी है। तो कृपया इसके बारे में अपने विचार दें। पहले तो रवि जी मैं यह कहना चाहूंगी कि मुझे लग रहा है आपने बहुत रिसर्च कर लिया मेरे ऊपर। यह सब पहलू जो है बहुत लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन आपने पता नहीं कहाँ देख लिया। लेकिन मैं ऐसा कोई भी क्लेम नहीं करना चाहूंगी कि मैं कोई बहुत साहित्य में मुझे प्रवीणता है, क्योंकि रुचि है। वह भी इसलिए क्योंकि परिवेश मिला, और परिवेश इसलिए क्योंकि मेरे जो बाबा थे वह साहित्यकार थे, और उन्होंने गांव से जुड़ी हुई बड़ी सुंदर चीजें जो है वह लिखी। मैं जब अंडमान में थी मैंने संकलन किया, और उनकी लिखी हुई वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और एक बंदी की डायरी करके मुझे लिखे हुए कुछ उनकी डायरी के पन्ने मिले, एक राजनीतिक बंदी के रूप में वो जेल में थे। तो ये सब कहीं ना कहीं झकझोरता है कि उन लोगों ने इतनी कुर्बानी की, इतना बलिदान किया, इतना कुछ जो है वो किसके लिए किया, देश के लिए किया। और तब जबकि इतना कुछ जो है वह अपना स्ट्रगल करते थे, और उस स्ट्रगल में भी कभी कॉम्प्रोमाइज उस चीजों पे नहीं करते। आज की तारीख में तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, शॉर्टकट्स में। पिताजी को भी मैंने देखा कि उन्होंने राजनीति के साथ साथ राजनीति में रहते हुए कभी उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनकी किताब जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं, राजनीति की गीत साहित्य की छाव, कहते थे मैं मूलतः एक साहित्यकार हूँ, भले वो 2 टर्म सांसद रहे, पार्टी लाइंस दलगत राजनीति से अलग रहे, इन चीजों के ऊपर रहे। और वो बिल्कुल जो है, जो साहित्य की छाव की जब बात करते थे उस समय समझ नहीं आता था या क्या छाव। आज शायद वह जो मैंने परिवेश की बात कही समझ आता है। क्यों? क्योंकि एक आपने एक बहुत अच्छा शब्द संजीदगी की बात कही। मुझे भी लगता है कि दैट सेंसिटिविटी जो अंग्रेजी में हम कहते हैं, दैट empathy, that compassion, that sensitivity of understanding problems of people, responding to problems, तो वो यदि हमने आ जाए तो गवर्नेंस का तो मतलब सब कुछ समाधान अपने आप में ही है। गुड गवर्नेंस जिस मॉडल की बात करते हैं उसके लिए हमें कोई बहुत ज्यादा मैथमेटिकल फॉर्मूला तो चाहिए नहीं। हमें तो अपना एक मॉरल फैब्रिक जो है उसको हम सब डाउन द लाइन हम तो उसको चैलेंज करना है, एंड उसको अकॉर्डिंगली हमें रिस्पॉन्ड करना है कि क्या सही है क्या गलत है। और सही तो वही है जो कि दूसरे के दुख को कम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए जो सही है वही सही है। तो इसलिए जो है बहुत जरूरी है कि आज की तारीख में वह संजीदगी जो है हम लोग सब, अगेन इट्स नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म विजन है। एक लीडरशिप में विजन तो मतलब बहुत आवश्यक है। कई बार शॉर्ट टर्म में हम चीजों को देखते हैं तो हमें उसका इम्प्लीकेशन नहीं समझ आ पाता है, तो वो भी हमें कॉन्फिडेंस रखना होगा आपस में एक दूसरे पर, वो कॉन्फिडेंस हमें रखना होगा, क्योंकि मतलब वही चीज है जो कि एक कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर जो है, एक ट्रस्ट डेफिसिट, ट्रस्ट गैप वह नहीं होना चाहिए। बिकॉज मुझे एक बड़ा अच्छा फ्रेज लगता था कि when the going is tough, the tough gets going। हमें तो यही है ना। तो आज की तारीख में it is like yeah, things are tough, but it's only with our team spirit, having that faith, that confidence, and उसको break नहीं करना है, and we have to keep challenging ourselves, of course। I mean, people have, like everybody has all right to demand, cite their problems, cite their grievances, but at the same time, like believe that okay, there will be process to respond to it, and but more and more people have to come towards solving problems, rather than just raising problems। यह भी बात है, क्योंकि आज की तारीख में जो चुनौती है तो हमें कहीं बड़ी संख्या में प्रॉब्लम सॉल्वर्स की जरूरत है। और साहित्य से हम इतना कह सकते हैं, आपने प्रश्न पूछा था कि हम प्रेरणा जरूर ले सकते हैं। कविताओं से हम सब बचपन में
जब हम वीर रस की कविता पढ़ते थे, इतनी प्रेरणा हमें मिलती थी स्कूल में, और लगता था कि वाकई हम भी योद्धा बन करके ना वो सारी बुराइयों का जड़ से मिटा देंगे, ऐसी प्रेरणा आती थी। तो आज की तारीख में तो जो हम जिस युद्ध की बात कर रहे हैं वो युद्ध आसपास है, कोई गुलामी और परतंत्रता के युद्ध की हम बात तो नहीं कर रहे, लेकिन जिस युद्ध की हम बात कर रहे हैं वह युद्ध तो यही है कि लोगों की डेली लाइफ यदि अपने आसपास हमें जरूरतें दिखती हैं, हमें भुखमरी दिखती है, हमें बेरोजगारी दिखती है, हमें अनसर्टेनिटी दिखता है अबाउट द फ्यूचर, जो बहुत लोग आज की तारीख में कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिबेट्स डिस्कोर्स आप सुनेंगे, people are talking in terms of like lots of policy level changes, I mean worldwide, where things are heading, all those things are, because it's a global phenomena also. But at the same time, कितना भी बड़ा चैलेंज हो, हमारा पैरामीटर जो है, again if it is like well-being, wellness of nation as a whole तो है ही, but everybody who makes this nation, so that's what will make, be it the urban or rural governance, उसकी कसौटी वही है, the wellness and well-being of everyone. So रश्मि जी, if you allow, कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस यहाँ पर अगर अपने स्क्रीन के बॉटम देखें, Q&A का बटन है, तो उसमें से कुछ जो क्वेश्चंस जो मैं प्रेस कर लेती हूँ, बिल्कुल श्योर, जो रिलेवेंट आप अगर क्वेश्चंस उसमें से देख पाए. Okay, so one is that should people learn to live with the virus and take precautions rather than putting these endless efforts. ये देखिए बात जो है कार्तिक शर्मा जयपुर ने जो ये कही है, when you say learn to live, I would say that people should learn to be prepared with such times where that okay, there is this virus, but tomorrow you don't know which other virus. So health and hygiene and जो हम जिस social distancing की बात कर रहे हैं, actually उसको larger perspective में आप lifestyle के terms में अगर सोचेंगे, we are talking about hand washing, we are talking about, see, when we talk about social distancing, actually it is physical distancing. ठीक है, क्योंकि मैं यह भी मानती हूँ कि social solidarity को compromise नहीं करना है. So it is a time for like even more of social solidarity while maintaining a social distance. Yes. So preparedness, yes, I agree with you that each one of us, have to be prepared, and in terms of our lifestyle, take all the precautions. Dietary हो, yogic practices है, वो प्राणायाम है, वो मतलब hygienic habits है, घर को कैसे साफ रखना है, या सामान हम बाहर से लाते हैं तो उसको कैसे हम पॉलिथीन दूध का ये आ रहा है उसको धो करके कैसे हमें रखना है. तो ये सब तो मतलब हमारे लिए, या अगर हम डोमेस्टिक वर्कर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, हेल्पर्स जो हैं उन पे डिपेंड कर रहे हैं, उन सबको भी मतलब इस तरह का अवेयरनेस बिल्डिंग की जरूरत है. तो एज पीपल इन द सोशल सेक्टर, आई थिंक वन बिग रोल which everybody can play today is like generate a lot of awareness about these things. Number two, are we accepting that these things are maintaining a database were not known to the authorities prior to the pandemic? These are basic governance tools. नहीं देखो, जब आप ये कहते हैं not known, ठीक है, this is very relative. Again, I'm talking about a system. I'm talking about an institutional mechanism. ठीक है, I'm not even worrying about like how far things are today known and not known, because I'm not on any kind of fault finding mission, right? But I'm talking about the fact that we need to develop a system where we have dynamic databases. Okay? Now, like, and if there is some system right now, how do we improve it further is my question. Then I'll just go into all questions here. क्या? Sir, ये है इसके नीचे है question. हाँ, मैं नीचे लेकर के आती हूँ. Yes. Okay. Food supplied by different agencies is worse is the question. Lots of people complaining that quality of food not good, quantity is also not sufficient to meet our hunger appetite. Okay. देखिए ये जो है इस सवाल को, मतलब ये बात आपकी ये मैं मानती हूँ कि बहुत लोगों का एस्पिरेशंस इस तरह के क्राइसिस में जो एक्चुअल जो नीड है, जो वेरी नीड्स है, डिफरेंशियल नीड्स है, ठीक है, पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाता है.
तो एक जब रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होता है, एक बेसिक लेवल, बेसिक नीड्स को मीट करना, ठीक है। मैंने सुना कि लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं रोज हम बोर हो जा रहे हैं, एक ही तरह का खाना खाते हुए। बात तो सही है, मैं मान सकती हूँ इस बात को। तो इसमें कोई देखिए, ये सही और गलत वाले इसमें हम नहीं जा करके हमें ये देखना होगा कि इट इज अ टेम्पररी रिलीफ मेजर। तो उस रिलीफ मेजर में मतलब हम लोग चाहेंगे कि जितने जल्दी लोग अपने एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ जाए वो डेफिनेटली बेटर होगा। क्वांटिटी की जहां तक बात है, तो यह भी देखिए मैनेज जब लार्ज नंबर्स में जाती है, ठीक है, बहुत लार्ज नंबर्स में, जो हम आज की तारीख में मान रहे हैं कि करीब 10 लाख लोग जो हैं वो मतलब इस पे अपना फूड रिलीफ के लिए जो है मतलब उनके नंबर्स आंकड़े आए हैं। अलग अलग डीसीज इसमें लगे हैं, स्कूल्स है, एमसीडी के भी बहुत स्कूल्स हैं जो कि इसमें हमारे टीचर्स भी हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। और कहीं पे ड्राई राशन भी मिल रहा है। और ड्राई राशन का भी जैसे आपको पता होगा कि पहले इट वाज ओनली फॉर दोज हु हैड द बीपीएल राशन एंटाइटलमेंट, बट नाउ इट इज ऑल्सो फॉर दोज एज अ टेम्परेरी रिलीफ जिसके पास बीपीएल राशन का नहीं है एंटाइटलमेंट। उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, दैट वाज इन द प्रोसेस, बट येट दे कैन गेट अ बेसिक लेवल ऑफ कोटा, जिसमें कि इनका अपना एक महीने का wheat and rice and pulses, उसका प्रोविजन होगा। तो यह सब प्रयास चल रहा है, बट ऑफ कोर्स मतलब इसमें भी टू इवॉल्व अ परफेक्ट सिस्टम, surely there can be many things which can be done, and the role of civil society organizations has been also very good. I would say कि कई लोगों ने जो है वो अलग अलग पॉकेट्स में जाकर के जहाँ उन्हें लगा रीच आउट कर सकते हैं, और जहाँ पे सरकार का जो फूड का अपना हंगर रिलीफ कैंप्स चल रहे हैं वहाँ भी कुछ लोग जा रहे हैं लोगों को लाइन में ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि लोग अपना वहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। कुछ लोग, एक महिला ने मुझे फ़ोन किया, गुजरात की थी, और वो वेंडर थी और कह रही थी कि नहीं मेरा तो कोई सामान बिक नहीं रहा है, तो आप किसी तरह मुझे हेल्प करें। मैंने एक यहाँ जो गुजरात के एक ऑफिसर जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे उन तक मैंने फ़ोन किया, और उन्होंने उस एरिया में जो है वो ड्राई राशन की व्यवस्था कराई। दोबारा उसका मेरे पास फ़ोन आया और उसने अपना बहुत थैंक्स किया कि नहीं हम 10 फैमिली थे, और मतलब तो अलग अलग लोगों का अलग अलग जो है वो अनुभव रहा। और जब तक देखिए मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मुझे लगा कि थोड़ा समय लगेगा और वो वाकई बहुत डिस्ट्रेस में है, तो तब तक मैंने एक बहुत मॉडेस्ट पर्सनल कंट्रीब्यूशन, मैंने उसका बैंक अकाउंट पूछा और वो ट्रांसफर किया। अगेन इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट आई एम अवेयर दैट मेनी पीपल आर डूइंग दैट। मतलब गवर्नमेंट में रहते हुए बहुत लोग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लार्जर सिस्टम तो रिस्पॉन्ड करेगा, बट एट द सेम टाइम जो है अभी इमीडिएट यदि मैं पर्सनल भी कुछ हेल्प करूँ, मेरे बहुत मित्र हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के बाहर भी कई मित्र हैं जिन्होंने बहुत लोगों की अपना पर्सनल जो है वो मदद कर रहे हैं। यहाँ पर भी शहर में भी या गांव से कुछ लोगों का यदि आता है डिस्ट्रेस में है तो वो राशन खरीद करके कई लोग अपना भवन में जैसे बिहार भवन पहुंचा दिया, बिहार भवन से कोई व्यवस्था है कि कोई टुकड़ी है जो कि किसी एक कॉलोनी में रह रही है उस तक जाए। तो आई थिंक दिस इज लाइक रियली चैलेंजिंग ऑल ऑफ अस टू रीच आउट टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटी। आगे देखती हूँ क्या है। टेल अबाउट अपॉर्चुनिटीज एंड लाइवलीहुड एंड वे फॉरवर्ड पोस्ट कोरोना। मुझे लगता है मैंने इस पे तो काफी बात की। तो हाँ आप इससे मतलब सेटिस्फाइड अगर नहीं है तो आगे अगर इंडिविजुअली आप तो इसमें कभी भी अगर कुछ है मेरे मेल पे, रवि जी आप मेरा मेल भी शेयर कर दीजिएगा, मैं करूँगी। Then pandemic of keeping in view the pandemic of corona, main challenge is survival of lakhs and lakhs of people. How should government planning be the same? इसमें भी मैंने वही माइक्रो प्लानिंग की बात कही और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात कही, जो कि मतलब मैकेनिज्म्स जो अगेन नॉट वन साइज फिट्स ऑल, डिफरेंशियल वल्नरेबिलिटी को लेते हुए हमारा रिस्पांस मैकेनिज्म है उसको प्लान करने की जरूरत है। यानी कोलैबोरेटिव थिंकिंग एंड कोलैबोरेटिव एक्शन प्लान, जिसमें कि आज भी हम देख रहे हैं किसी मेनी डिपार्टमेंट्स एंड the way everybody has been challenged to work together and pool in resources. So that kind of like collaborative planning for structured institutional manner would also help.
And what are the business options for micro enterprise and government role in training, skill development, placement, cash transfer, micro insurance? तो गवर्नमेंट का रोल तो डेफिनेटली फ्रेमवर्क्स में आएगा, प्रोटोकॉल्स में आएगा, गाइडलाइंस में आएगा, पॉलिसी मैकेनिज्म्स में आएगा, लेजिस्लेशंस में आएगा, एंड ऑफ कोर्स रिसोर्स सपोर्ट में आएगा। जैसे स्किल डेवलपमेंट है, ये है कि इसमें रिसोर्सेज आर नीडेड, बट there are, I would say, the institutions are there. So again, how do we connect these institutions to look into new ways of adapting to the situation now is the big question. How will we support cottage small industries? GST has affected them adversely. देखिए, मैं अभी तो अब इन चीज़ों का, जैसे मैंने कहा कि मैं कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स, मतलब पॉलिसी लेवल जो है वह तो मैं मतलब नहीं ये कहना चाहूँगी कि मतलब ये चीज़ क्विक सोल्यूशन आज है, but definitely mechanisms will help the small cottage industries, the way we have already discussed. And migrants worry and manage their livelihood. Social safety is a humongous task. How government agencies are thinking of handling it? Okay, so भाई देखिए, सोशल सेफ्टी की जैसे मैंने बात कही कि भाई एक तो है कि कैश ट्रांसफर एज अ मॉडल, जहाँ पे आप अपना, ये बहुत सारे मॉडल्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी इज अ मॉडल, ठीक है, देन योर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज अ मॉडल, सो देयर आर दीस वेरियस मॉडल्स, बट बिकॉज दीज आर पॉलिसी इशू, मतलब इन पे जरूर थिंकिंग जो है वो एक्सपर्ट्स हैव आल्सो बीन वर्किंग ऑन ऑल दीज मॉडल्स. सोशल सिक्योरिटी एक्ट, the unorganized workers like social security act, that is also something that it is in the anvil of some adaptations. So, let's also, see the kind of adaptations in response to the present challenge, which can be thought of incorporating, as a rights-based framework. क्योंकि अगर ये एक्ट में आता है इस तरह का सोशल सेफ्टी प्रोविजनिंग, तो एक एंटाइटलमेंट एंड राइट्स फ्रेमवर्क में लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि I mean we know कि how much इनका क्या जो चैलेंज है, 81% आफ्टर ऑल इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स, तो उस चैलेंज को देखते हुए these kinds of legislative frameworks should help. So I think we are done with the questions जो ऑडियंस ने पूछे. मैं एक सवाल पूछना आपसे भूल गया, I'm sorry. You're thinking about the smart city, जो स्मार्ट सिटी के रूप में एनडीएमसी को देखा जा रहा है, तो उसके बारे में आपके विचार क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज कुछ हुई है उसके बारे में? रवि जी, मुझे पता है कि आप लोग स्मार्ट सिटी पे बड़ा कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, लेकिन अभी तो बिल्कुल सही वक्त नहीं है कि हम इस पे चर्चा करें स्मार्ट सिटी की. और अभी जो हमने सेफ्टी नेट्स की बात कही, ठीक है, हम सबों की चिंता वो है, और वो सेफ्टी नेट्स हुआ, ठीक है, लाइवलीहुड ऑप्शंस हुआ, वो अपने आप जो है स्मार्ट सिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यह सब तो अपना वो चलता ही रहेगा. बट आई वुड नाउ प्रॉब्ली, नाउ दैट यू आस्क्ड मी, एक रिस्पांस जरूर है कि स्मार्ट सिटी should be the one to immediately respond to crisis, vulnerability, differential response given the nature of vulnerability. So that probably, based on this learning, we should actually include as one parameter of judging how smart a city. Yes, ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि स्मार्ट सिटी के जो फ्रेमवर्क में अगर हम जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं और जो वीकर सेक्शंस हैं उनकी जो सेफ्टी का पार्ट भी इसको इंक्लूड किया जाए, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई. Yeah, and like having parameters, index and that, because process sake, it's not a quick fix solution. Yes. Because दिल्ली में या मुंबई में जिस तरह का चैलेंज है, फिक्स नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन अगर प्रोसेस सही है तो हमें प्रोसेस मैपिंग करनी चाहिए कि what are the processes which we need to put in place, ensure that these mechanisms are like they're working, so that can be like smart processes. Yeah, because process सही रहेगा तो मतलब जो हम देखिए रिस्क को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना. हाँ, एवर्ट करना जो ये है किसी क्राइसिस को कि हमने एवर्ट कर लिया, वो प्रॉब्ली इससे ज्यादा रियलिस्टिक है मिटिगेशन मेजर, रिस्क मिटिगेशन मेजर्स हमारे पास है. उसकी सोच जो है
वो किसी भी रेजिलेंट सिटी या ना स्मार्ट सिटी में उसको हमें इनबिल्ट करके जो है चलना होगा, ताकि एक अर्बन गवर्नेंस का एक सस्टेनेबल मॉडल, ठीक है, बिकॉज दैट्स द बिग चैलेंज, यू नो, ऑल आवर एफर्ट्स हैव टू बी सस्टेनेबल टू बी स्मार्ट, सो यू नो देन इट बी लाइक अ सस्टेनेबल अर्बन गवर्नेंस। बिल्कुल, आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किए, एक तो सस्टेनेबल, दूसरा है रेजिलियंस। आई थिंक वी हैव टू मूव टुवर्ड्स नॉट ओनली स्मार्ट सिटीज एंड सस्टेनेबल सिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट का। और रश्मि जी, आप हमारे कुछ कॉन्फ्रेंसेस में आ चुकी हैं और हमारे जो मैगजीन है उसमें भी आप आपके आर्टिकल आ चुके हैं और आप आज हमारे साथ वेबिनार में आई हैं। योर व्यूज ऑन की जो एक इलेट्स का जो एफर्ट है कि जो गवर्नेंस और सिटीजन के बीच में एक जो कम्युनिकेशन हो वो और इंक्रीज हो और बेहतर हो, उस पर जो हमारा एफर्ट है, इसके बारे में आपके विचार? ये बहुत अच्छा है रवि जी, मैं आपको बधाई दूंगी पूरी टीम को कि आप लोग सतत इस डायलॉग को करते रहते हैं, क्योंकि संवाद भी बहुत जरूरी है। और कई बार क्या होता है जब हम बोलते हैं तो हम अपने आप को भी तो चैलेंज कर रहे हैं, हम भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर हमारा प्रयास भी रहता है कि जो हम बोलते हैं उसको हम तब स्वयं अपने प्रैक्टिकल जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले कि हम कैसे इस चीज को करना, तो हमारी भी दिशा कहीं ना कहीं अलाइन होती है। तो आई वुड अप्रिशिएट द फैक्ट दैट यू नो द एफर्ट्स लाइक दीज आर मेड to bring you know discussion forums where government officers, functionaries, you know civil society organizations, academicians, तो ये सब का एक नॉलेज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो है वह बना रहे। बट एक्सचेंज के अलावा, एज आई सेड, you know my concern and my belief, my conviction is not in terms of collaborative working. So, you know, as you would have you asked about what all I've done in terms of work. See, I was also the mission director for a program for mission communities. आपने एक और मुझसे पूछा था सवाल कि आप कुछ अपना वो अच्छा अनुभव बताया, अकम्प्लिशमेंट बताया, तो मैंने कुछ कहा नहीं उस समय, लेकिन अब शायद अंत में कह दूं कि उस समय मुझे एक अकम्प्लिशमेंट जरूर दिखा था कोलैबोरेटिव स्टाइल ऑफ वर्किंग में, जब हम लोग जब सपोज हमारा जजिंग एक जूरी ने किया इंटरनेशनल मीटिंग, कैपाम एक कॉमनवेल्थ अवार्ड फॉर मैनेजमेंट, यू नो कैपाम इंटरनेशनल इनोवेशन अवार्ड हर 2 साल के, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने हमें नॉमिनेट किया। हम वहाँ जब गए तो जब वो अवार्ड मिला, अवार्ड से ज्यादा खुशी हुई वो देखने का कि अच्छा यू नो इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस जो पैरामीटर्स थे, जो इंडेक्स थे, तो उसमें हमने कहाँ पे स्कोर किया। तो एक तरफ से अवार्ड से ज्यादा खुशी थी कि compared to like you know it was kind of okay, our effort is in the right direction, so that was like an accomplishment. So end of the day, you know, somewhere we want that when we put in energy, you know, that energy should contribute towards, you know, positive growth, well-being, development, and as I said, challenge is huge, but we have to be a part of, you know, solutions. Great. So we had an amazing conversation with Dr. Rashmi Singh. बहुत विस्तार से हमने जो चर्चा की अलग अलग विषयों पर, और आई थिंक जो हमारे ऑडियंस है उनको भी ये कन्वर्सेशन बहुत पसंद आया होगा। और मेरा रिक्वेस्ट है ऑल द ऑडियंस कि अगर आपको ये कन्वर्सेशन अच्छा लगा तो कृपया इसको, ये हमारे जो फेसबुक पर लाइव है इलेट्स के जो चैनल पे, वो कृपया इसको लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो डायलॉग है इसमें इतने गहन विचार हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स पे, गवर्नेंस में, अर्बन इकोसिस्टम पे, साहित्य पे और संवेदना पे, कि मैं चाहूँगा कि ये विचार और भी लोगों तक पहुँचे। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रश्मि जी, आप इस कार्यक्रम में आई और आपने इतने विस्तार से अपनी भावनाओं को अपने उजागर किया, अपने विचार रखे, और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप हमारे साथ आए। थैंक यू। सभी आपको भी थैंक्स, और सभी दर्शक को और सुनने वालों को, क्योंकि मुझे लगता है बहुत पेशेंस चाहिए सुनने का भी, क्योंकि मैं तो समय नहीं देखती हूँ, और अपने भाव में जो है, क्योंकि मुझे लगता है कि काम भी हमें किसी अंदाज में ही करना होता है कि उस भावना के साथ जो है वो डूब करके ही काम करने का ये, लेकिन
but it was like actually reflecting on our work and in terms of our alignment, in terms of our belief, in terms of, our conviction. So thanks for giving me an opportunity to reflect upon these. Thank you so much. Dhanyavad. Namaskar.